तो अपना बस ये वाला रह जाएगा, तो ये और हो जाएगा, है ना, वो तो करवा ही दिया था अपन ने सारा। चलो देखो सर, चैप्टर नंबर फर्स्ट इसका फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमें प्लेबैक स्पीड ज़्यादा लगे तो अपन बता देना, सबटाइटल्स ऑन कर देंगे, ठीक है, समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ, इसको नीचे बिठा दूंगा ना मैं सबटाइटल के लिए। चलो देखो भाई, जब अपन बात करते हैं अपन इस वाले चैप्टर की, तो एक्चुअली में अपन को इसमें पढ़ना क्या है, चैप्टर का नाम, इधर आ जा भाई, हाँ, चैप्टर का नाम है अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सर सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के रिसोर्स होते हैं, और उस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कई बार हमने सुना होगा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे पास जैसे एआई की पूरी फैसिलिटी है, हम आज उसको यूज़ कर रहे हैं, वो किस में आ जाएगा? या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो किस में आ जाएगा? ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा सॉइल कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, अगर रेड सॉइल रेड क्यों होती है? आयरन होता है, पोटाश होता है, सीधी बात। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अपन को पता होना चाहिए और मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। चलो जब अपन यहाँ से पहले वाले स्लाइड्स की बात करते हैं तो सर अपने पास पहला नंबर आ जाता है, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। जब अपन बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो सर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखो सचिन भाई, सारी चीज़ समझ पे चलना, आखिरी बार ही है एक होगी, ध्यान रखना। और हाँ, तुम्हें कोई चीज़ नहीं आए समझ में तो पूछते चलना। देखो रिसोर्सेज की बात करें सर, तो रिसोर्सेज की हम सीधी सीधी भाषा और बिल्कुल सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी रिसोर्सेज होती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, एंड विच इज़ सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जिसे हमारी ज़रूरत माना जाता है, वो रिसोर्सेज के अंदर आता है। जैसे ये पेन है, ये अपनी नीड है एक प्रकार की, कॉपी है, बुक है, अपने क्लोथ्स हैं, और शूज़, स्लीपर्स, ये सारी चीज़ें क्या है, नीड्स ही तो हैं। नंगे पैर भाग जाओगे क्या कहीं पे? नहीं भागोगे ना भाई, बढ़िया शूज़ और स्लीपर्स पहन के जाओगे। हम आगे चले जाएंगे तो चश्मा हमारे लिए नीड है एक प्रकार का, नहीं तो पता चला कोई। तो ये सारी की सारी हमारी नीड्स में आ जाती हैं, ये सारी की सारी हमारी नीड्स में आ जाती हैं। तो सर हमारी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी पाया जाता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, अब जो कुछ भी में वो सब नहीं आएगा, वही आएगा जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारी सराउंडिंग में जो जो चीज़ें पाई जाएंगी जो हमारी नीड्स को पूरी करेंगी, उसे अपन रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे पानी, ये भी हमारी नीड्स ही है ना। तो सर पानी एक प्रकार का मान लीजिए रिसोर्सेज है, तो हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन हमें दे रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो रिसोर्सेज बन गया। अच्छा, अब ये रिसोर्सेज हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं सर। ये रिसोर्सेज जो है हम इनको रिसोर्सेज 3 प्रकार से कहेंगे। कैसे? पहला कहेंगे टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, कहने का मतलब हम पे टेक्नोलॉजी भी हो और उसको हम एक्सेस भी कर सकें, यानी बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसा रिसोर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। पहले नंबर पे अगर ये टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है तो रिसोर्स है भाई साहब, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कल्चरली एक्सेप्टेबल। सर कल्चर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी तमाशा करते चले जा रहे हो, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, कहने का मतलब कि हमारी इकोनॉमी में हार्म नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? चलो बेटा आओ, जल्दी आओ फटाफट से। मैडम को गुस्सा कर रही? मैडम, अच्छा वो समझ में आ गया ना? अब शांति से, है ना, शांति से। तो रिसोर्सेज अपने 3 प्रकार से हो गए सर, कौन कौन से? पहले बात तो रिसोर्स क्या हो जाएगा, तो एवरीथिंग विच इज सेटिस्फाई अवर नीड्स एंड फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट, मतलब जो कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो आ जाता है हमारे किस में? रिसोर्सेज में। हमारी रिसोर्सेज 3 प्रकार से देखे जाएंगे। पहला टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, मतलब सर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप पानी है उसको यूज़ कर सकते हो, उसका आप डैम बना दिया है, आप उसको पीने को यूज़ कर रहे हो, कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, कार वॉश करने के लिए, तमाम प्रकार से यूज़ कर रहे हो, वो हमारे रिसोर्सेज का रूप हो गया। दूसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है, मतलब आप इसको जैसे भी तरीके से यूज़ कर रहे हो, अगर सही यूज़ कर रहे हो तो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो सर सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, पता ऐसा नहीं कि पता चला किसी और के लिए। हाँ रिकॉर्ड हो रही है। भांग, सही बोला। जैसे कि सर भांग, पता चला भांग पी के तुम इधर उधर नाली में डाले दिख रहे हो, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है ना, हमारे पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल है। तीसरा इकोनॉमिकली फीजेबल, मतलब सर हमारे पास उस रिसोर्सेज को यूज़ करके पैसा भी आना चाहिए। समझ में आ गया? कोई परेशानी? अच्छा, कल्चरली एक्सेप्टेबल में एक बढ़िया एग्जांपल आता है,
मैंने आपको पिछली बार भी शायद एग्जांपल दिया था आपने घर रिनोवेट डायनामाइट का। डायनामाइट ही रिनोवेट करा रहे हो, डायनामाइट, वाले घर में टूटना नहीं चाहिए वाला। हाँ, जैसे मान के चलो कि आप कोई आपकी कोई खदान वगैरह है, माइन वगैरह है, और उसके अगल बगल में कोई सोसाइटी बनी है, तो हुआ क्या कि अब यूजली हमें पता है कि माइंस में ज़्यादातर ब्लास्ट वगैरह हम करते रहते हैं क्योंकि माइन है वो। अब पता चला हमने यहाँ पर माइन में ब्लास्ट किया, बगल में जाके सोसाइटी नीचे तबाह हो गई, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए सर काम हम वो करेंगे रिसोर्सेज के नाम पे जो सभी को एग्री भी हो और किसी का नुकसान भी नहीं हो, और दूसरी बात जिसको यूज़ करके या तो हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हो या फिर हम किसी तरह से पैसा अर्न कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी किसमें अपने भैया, रिसोर्सेज में, संसाधनों में, ठीक है। अगला देखो, ये वाला जो डायग्राम है आपके बुक में मिलेगा आपको, जितनी भी आपकी एनसीईआरटीज़ की बुक है सब में आपको डायग्राम मिल जाएगा। जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम का मतलब हमें इससे समझाया गया है कि कहने का मतलब कि ये जो तीन चीज़ आपको दिख रही हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, जब ह्यूमन बीइंग इन तीनों चीज़ों को मिलाकर किसी चीज़ को यूज़ करता है तो उसके लिए वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इफ़िशियंट माना जाता है। कैसे? अगर पर्सन मतलब कोई ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के साथ इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी को साथ में यूज़ करेगा तो वो ग्रोथ पर जाएगा अपने बिजनेस में, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। जैसे अपने ये श्रीराम पेटीज कॉर्नर है, अपन ने देखा है श्रीराम पेटीज कॉर्नर नेचर का भी यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी बोले तो क्या, ओवन यूज़ कर रहा है। तुम्हारा सैंडविच में काय में बनेंगी सर, है ना, पेटीज काय में गर्म हो रही है तुम्हारी, तो ये सब टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हाँ, पेटीएम, वो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी और सज्जनों 100 रुपये प्राप्त हुए आपको आपके पेटीएम पे। आजकल तो कुछ और कहने लगे हैं ना, कोई अब आजकल शायद आवाज़ बदल गई है अब। हाँ, तो सर हम जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ गया उसके बाद सर इंस्टीट्यूशन बनाना स्टार्ट कर रहा है। जैसे पहले हमने जब पुराना देखा होगा अपना जो श्रीराम पेटीज कॉर्नर है, इसमें इसके पास बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था, छोटी सी जगह होती थी जिसमें बस वो ऐसी पेटीज बेचा करता था। लेकिन जब अच्छा कमाने लगा, जब उसने अपनी टेक्नोलॉजी और नेचर को साथ कंबाइन किया तो धीरे धीरे उसने अपनी चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। पता चला ऊपर कैफ़े भी बन गया है, देखा था ना। तो ये सारी चीज़ें एक जब ह्यूमन इन तीनों चीज़ों को कंबाइंड रूप से स्टार्ट करता है यूज़ करना, तो उसके लिए वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ग्रोथ वाले साबित हो सकते हैं। ठीक है सर, टेक्नोलॉजी सॉरी रिसोर्सेज क्या होते हैं समझ में आ गया अच्छे से, कोई परेशानी? पक्की बात है सर। देखो एक बार और बता दो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, एवरीथिंग विच इज फाउंड इन आवर एनवायरमेंट, आगे which is satisfied our needs in 3 types, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, डायनामाइट नहीं फोड़ना किसी के घर में, इसके अलावा तीसरा इकोनॉमिकल फीजेबल, मतलब श्रीराम पेटीज कॉर्नर कमा रहा है बढ़िया, कितने को मिलाकर, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर। हाँ हाँ, नहीं वही तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं पॉप पॉप फोड़ सकते हो, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। चलो भाई, रिसोर्सेज हमने ये जान लिया कि एक्चुअली में रिसोर्सेज क्या होता है। अच्छा पक्का कोई परेशानी तो नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है भाई साहब सचिन? चलो, जब अपन अब बात करते हैं रिसोर्सेज, जान लिया कि सर रिसोर्सेज क्या होता है, इसके अलावा अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तुम्हारे में आएगा कितने प्रकार के होते हैं रिसोर्स, जो मैंने तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था। तो रिसोर्स होते हैं सर अपने 4 प्रकार के, रिसोर्स होते हैं अपने 4 प्रकार के। पहला होता है सर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये अपने सर 4 प्रकार के रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे हमें। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए सर, जब आपको पहला देखने के लिए मिलेगा रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में, तो ऑरिजिन के बेसिस पे सर अपन को 2 टाइप्स के देखने के लिए मिलेंगे रिसोर्सेज। ऑरिजिन के बेसिस पे 2 प्रकार के ऑरिजिन रहेंगे अपने पास, 2 प्रकार के रिसोर्सेज रहेंगे। पहला रहेगा सर कौन सा, बायोटिक रिसोर्सेज, और दूसरा होगा अबायोटिक, जिसे तुम हिंदी में जैविक और अजैविक कहते हो, है ना। हाँ, तो जैविक रिसोर्सेज यानी बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज अपने 2 प्रकार के हो जाएगा, जैविक और अजैविक। जैविक हिंदी में कहते हैं, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए। वो साइड में बैठ के याद कर अपना, कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन फिर हाँ पढ़ाई करो भाई, सब्सक्राइबर मत देखा करो।
क्या पता, अपन को देखो व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। सब्सक्राइब मत करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो नहीं, देखो वो नकली, देखो यार आजकल फेक बहुत जनरेट हो जाते हैं। कुछ को पैसे दो, अपन वीडियो पे बूस्ट लेकर आ सकते हैं, थोड़े पैसे दो अच्छे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, और पैसे दो व्यूज़ आ जाएंगे, और पैसे दो लाइक आ जाएंगे। लेकिन उसका मतलब क्या है भाई? अपन ने जो चीज़ स्टार्ट करी है वो जेन्युइन चीज़ें हैं, क्योंकि वो एजुकेशन है, और एजुकेशन में आप फेक चीज़ों को नहीं घुसा सकते। अगर बच्चों के भविष्य के साथ भी आप पैसे देकर खिलवाड़ कर रहे हो, कोई मतलब की बात नहीं है फिर यार। वो आए चाहे ना आए, वो नेचर वाली, मतलब नेचुरल वाली बात है, जितने आए वो अच्छी बात है। चलो, तो दो प्रकार की चीज़ें हो गई सर, बायोटेक और अबायोटेक। हाँ ये तो नेट के इंस्टाग्राम पे नहीं डालते। देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बायोटिक रिसोर्स क्या होंगे सर? बायोटिक रिसोर्स कहेंगे ऑब्टेन बाय बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। सिंपल भाषा में समझो सर, बायोटिक रिसोर्स हम उन्हें कहते हैं जो कि नेचर से प्राप्त हो और जीवित हो, लिविंग हो। बायोटिक रिसोर्सेज हम उसे कहेंगे सर ऐसे रिसोर्सेज जो अपने लिए जीवित रिसोर्सेज हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सब के सब रिसोर्सेज हैं। कौन से वाले? बायोटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा तुम्हारा दिख रहा होगा आपको फ्लोरा फोना, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, फ्लोरा और फोना दोनों के दोनों। तो ये हो गया, हाँ, फिशियरीज हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, लाइव स्टॉक्स हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई अपनी। तो ये सब हो जाएगी बायोटिक रिसोर्सेज में। और बायोटिक रिसोर्स में मैंने क्या बताया था तुमको? ऐसा बायोटिक रिसोर्स जो कि नेचर से प्राप्त होता है, और दूसरी बात लिविंग है यानी जीवित है। और दूसरा सर आ जाता है अबायोटिक रिसोर्सेज, जिसे हिंदी में अजैविक कहते हैं। ये हो जाएगा अपना ऐसा रिसोर्सेज, अपोजिट कर दो, जो कि जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। तो सर जैसे कि आप पत्थर देखते हो, इसके अलावा मेटल देखते हो, ये बेंच है, फर्नीचर जो आप देख रहे हो, पेन देख रहे हो, क्लोथ्स हैं, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेस पे हमने दो प्रकार से देखे रिसोर्सेज, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में हो जाएगा सर ऐसे रिसोर्सेज जो जीवित हैं, लिविंग हैं। अबायोटिक में ऐसे रिसोर्सेज जो अजीवित हैं या फिर नॉन लिविंग हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि फिशियरीज, फ्लोरा फोना, लाइव स्टॉक, ह्यूमन बीइंग, ट्रीज मतलब प्लांट्स हो गया। इसके अलावा ये हो गए रॉक, मेटल, फर्नीचर, पेन, क्लोथ्स, और भी सारी चीज़ें जो तुम्हारी नॉन लिविंग में आ जाती हैं। बोलो कोई परेशानी इतने में? चलो, इतने के बाद आ जाओ सर दूसरे पे, ओरिजिन के बेस पे दो हो गया। अब आ जाते हैं सर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे भी सर आ जाएगा अपने दो प्रकार के रिसोर्सेज। जब अपन एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करेंगे तो सर दो प्रकार के रिसोर्स आएंगे, एक रेनेबल आएगा और एक नॉन रेनेबल आएगा। जैसे तुम हिंदी में क्या कहते हो? रेनेबल को और नॉन रेनेबल को कल ही बताया था मैंने। हाँ, नवीकरण संसाधन। चलो भाई, तो रेनेबल और नॉन रेनेबल क्या होगा सर? एग्जॉस्टिबिलिटी पे दो, रेनेबल, नॉन रेनेबल। बहुत सिंपल भाषा में सर ऐसा समझो कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम वापस से आगे के लिए और बना सकते हैं या आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएंगे रेनेबल रिसोर्सेज। बस इसका अपोजिट कर दो। नॉन रिन्यूएबल कौन से हो जाएंगे? जिनको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। जैसे कि सर देखो एग्जांपल के रूप में सोलर हो गया, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कौन से हैं? रिन्यूएबल। इनको सर आप रिन्यू कर सकते हो। जैसे पानी है, ये सब अलग अलग तरीके से हम इनको, टेक्नोलॉजी है जिसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सर अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें, जैसे पेट्रोलियम, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, हाँ वही होता है, सेम नवीकरण ही होता है। रिसाइकल भी नवीनीकरण ही होता है। रिन्यूएबल मतलब भी रिसाइकल का, ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो, जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसलिए तुमने सुना होगा कि आज सरकार जो है वो ज़्यादातर ईवी की बात कर रही है। तुमने देखा होगा, देखा है? ईवी नहीं जानते? अरे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक बाइक चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार चल रही हैं, देखें? ये आज सरकार, इनको क्या मज़ा आ रहा है बढ़ाने में? नहीं नहीं, हम तो यही चलाएंगे, पेट्रोल वाली बंद कर रहे हैं। मज़ा तो नहीं आ रहा होगा ना? क्यों? क्योंकि सर हमारे पास पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये लाखों करोड़ों साल में बहुत कम बनते हैं, इसीलिए हम इनको बचाना चाहते हैं। इसलिए हम पेट्रोल का यूज़ ना करके अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पानी से बनती है, समुद्र में अथाह पानी है। कितना परसेंट है? 78%। कितना कर लोगे यार? कर लो, कितना करोगे? पानी की कमी नहीं है अपने पास, पोर्टेबल वाटर की कमी है अपने पास, समझो, पीने वाले पानी की है।
हम जो बचा रहे हैं डैम्स में वो पीने वाला पानी बचा रहे हैं, पोर्टेबल वाटर जैसे अपन कहते हैं, पीने योग्य पानी, वो वाला पानी तो समुद्र में भी मिलता है। ये किसने कहा कि समुद्र के पानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती? ये कब बोला? मैं वैसे बता रहा हूँ, समझ में आ गया भाई? तो बेस ओरिजिन के बेस पे भी दो हो गए, कौन से अपने? बायोटिक अबायोटिक, जो लिविंग है बायोटिक, नॉन लिविंग है अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी पे भी दो हो गए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज जो रिसाइकल हो सके या रिन्यू हो सके, ऐसे रिसोर्स जो रिसाइकल ना हो और रिन्यू ना हो वो नॉन रिन्यूएबल। और एग्जांपल के रूप में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। दो हो गए, तीसरे पे आ जाओ सर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जब आप बात करोगे ओनरशिप के बेसिस पे तो अपने पास 4 प्रकार के हो जाएंगे सर। पहला होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे, ये कम्युनिटी को हिंदी में कहेंगे सामुदायिक, और इंडिविजुअल को व्यक्तिगत। ये सब हिंदी में हो जाएंगे, इंग्लिश में मैंने आपको बताई दी है। तो सर एग्जॉस्टिबिलिटी में भी दो हो गए। अब ओनरशिप की बात करते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे 4 प्रकार के रिसोर्स हो जाएंगे, कौन कौन से? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। एक एक करके समझते चलो, बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्लासिफिकेशन बहुत है, लेकिन सारे के सारे हलवा हैं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो जब आप इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करोगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो केवल और केवल इंडिविजुअल के हैं, केवल और केवल हमारे अकेले के हैं, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, घर, कार, बाइक, ये सब के सब क्या हैं? हमारे खुद के हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पता चला हम किसी के नाम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी चीज़ किसी और की हो जाए, नहीं हो सकती है ना बिना हमारी अनुमति के। तो सर ऐसे रिसोर्सेज जो कि सर इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं, उसे अपन इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है सर कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो किसी कम्युनिटी पे बिलोंग करते हैं, जो किसी अलग से कम्युनिटी के ही हैं। जैसे क्या घर किसी कम्युनिटी का हो सकता है? क्या सोसाइटी हो सकती है, लेकिन समझ रहे हो? क्या स्विमिंग पूल कम्युनिटी में आता है? आएगा, क्योंकि सर कोई भी यूज़ कर सकता है, उसकी टिकट लो और बढ़िया यूज़ करो। इसके अलावा प्लेग्राउंड हो गया तुम्हारा, प्लेवेक जो तुमने देखा होगा, ये तुम्हारे प्लेग्राउंड हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गए, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब के सब क्या हो जाएंगे सर? कम्युनिटी रिसोर्सेज हो जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी कम्युनिटी पे आ जाते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज। तीसरा है नेशनल, जिसे अपन राष्ट्रीय रिसोर्सेज कहते हैं। नेशनल रिसोर्सेज आप उस रिसोर्सेज को कहेंगे जो कि हमारे राष्ट्रीय रिसोर्सेज में आते हैं, मतलब जो नेशनल लेवल पर रिसोर्स आएंगे वो हो जाएंगे नेशनल रिसोर्सेज। जैसे जीडीपी, हमारी जो भी जीडीपी का प्रोडक्शन हो रहा है वो सब राष्ट्रीय में आ जाएंगे। सरप्लस, डेफिसिट, जो कंट्री का इनकम हो रही है वो कंट्री की इनकम नेशनल। हाँ, इसके अलावा तुम्हारे पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम निकाली इंडिविजुअल के द्वारा जाएगी, लेकिन होगी किस में? नेशनल में। क्योंकि देखो देश जो कमा रहा है वो सब देश का ही तो है, ऑब्वियस सी बात है ना सर। अगर वो ज़्यादा कमा रहा है तब भी, कम कमा रहा है तब भी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नेशनल रिसोर्सेज में। और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि अपने समुद्र की 20 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो अपने नेशनल रिसोर्सेज में आता है। मतलब हमारी राष्ट्रीय में जब अपन नेशनल की बात करते हैं तो 20 किलोमीटर तक जब आप जाओगे समुद्र में वो अपना है पूरा। अगर आपको इस पर रिसर्च करनी है, कोई चीज़ ढूंढना है, कोई चीज़ कुछ भी काम करना है उसमें, तो आप सर सरकार की परमिशन लो और बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। उसके बाद नहीं, लेकिन उसके बाद लग जाएगा इंटरनेशनल में। सर ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय लोगों के भी हैं। जैसे हमने एक रियो डी जनेरियो अर्थ समिट स्टार्ट किया था, याद हो आपको, ब्राज़ील में, देखा था? तो ये सर हमारे 100 से ज़्यादा कंट्रियों ने स्टार्ट किया था। तो जिस मुद्दे को हमने लिया था वो इंटरनेशनल मुद्दा था, एक अकेले का नहीं था। इसी हिसाब से जब आप समुद्र में चले जाओगे सर 200 माइल्स नॉटिकल्स में, तो 200 माइल्स तक सर जब आप जाओगे तो वो पूरा इंटरनेशनल के अंदर आ जाएगा। जैसे अगर आपको समुद्र में सबमरीन लेके जानी है, पहले इंटरनेशनल और नेशनल दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। समुद्र में अगर किसी चीज़ की खोज करनी है, दोनों की परमिशन। कोई प्रोजेक्ट चलाना है, दोनों की परमिशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको दोनों की परमिशन लेनी पड़ेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको चारों रिसोर्सेज समझ में आ गए होंगे। ओनरशिप के बेस पे 4 थे, इंडिविजुअल जो हमारे खुद के हैं, हाँ, कम्युनिटी जो किसी सोसाइटी की है पूरी, नेशनल जो राष्ट्रीय हैं, और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय। अच्छे से आ गए?
आखिरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। 4 क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने आपको। एक बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और डेवलपमेंट। अब आता है सर चौथा नंबर पे डेवलपमेंट पे। इस डेवलपमेंट में भी सर 4 प्रकार के रिसोर्सेज आ जाएंगे। सबसे पहला जो रिसोर्सेज होगा वो होगा पोटेंशियल, दूसरा होगा डेवलप, तीसरा स्टॉक और फोर्थ नंबर का होगा सर रिजर्व। एक एक करके सारे समझो। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसको कहते हैं सर? ऐसे रिसोर्सेज, देखो ऊपर लिखा भी है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये आपके सर राजस्थान और गुजरात दोनों में ही सर आपको हवा तेज़ मिलेगी और धूप भी अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन क्या हम उस हवा को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं विंडमिल लगाकर? या फिर क्या हम सोलार पैनल लगा के उसकी धूप का यूटिलाइज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन सर पूरे में कैसे करोगे आप? है ना, कहाँ तक करोगे आप? कुछ हद तक, कुछ घरों में, कुछ हॉस्पिटल में, जगह जगह लगा तो सकते हो, लेकिन हर जगह तो नहीं ना। इसीलिए सर हमारे पास वो रीज़न में पाया तो जाता है, मतलब धूप और हवा जो भी अपने पास पाई जाती है वो है तो, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहेंगे अपन? पोटेंशियल। ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अभी बताता हूँ। समझ में आ गया सर? दूसरा देखो डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज वो आएंगे रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड बाय यूटिलाइजेशन। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज़ करने के लिए हम पहले उसकी थोड़ा सा ताका झाकी करते हैं, उसके बारे में सही गलत जानते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो हो जाएंगे सर अपने डेवलप रिसोर्स। देखो हमारे पास रिसोर्स भी है, हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उनको यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसके पहले थोड़ा सा उसकी क्वालिटी चेक, क्वांटिटी चेक, उसके बारे में सर्वे, उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि हमारे लिए एक्चुअली ये पूरी तरीके से इफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आ जाएगा किस में अपना सर? डेवलप्ड रिसोर्सेज में। दूसरे पे आ जाओ सर स्टॉक्स पे। ये स्टॉक्स अपने स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक्स नहीं होगा जो आप पढ़ते हो अपने इकोनॉमी में। पढ़ते नहीं हो? पढ़ा करो जो पढ़ना चाहो। देखो ज्ञान कभी भी कम ही नहीं होता, कहीं से भी लो, कहीं भी मिले, पढ़ते रहो। खाली मत बैठना, कभी भी ध्यान रखना, खाली मत बैठो, बस पढ़ते रहो, कुछ भी करो, काम अच्छा करो, लेकिन बस। हाँ ये देखो ज़रूरी नहीं है कि यही करो, आगे का मन नहीं है तो कोई अच्छी सी बुक उठा के पढ़ लो। रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, कितनी बेहतरीन बुक है, उसको पढ़ के आप अपने माइंडसेट को अच्छा कर सकते हो। एक बुक आती है माइंडसेट के नाम से, दूसरी, लेकिन माइंडसेट की आप जब बुक पढ़ोगे ना तो आपको उसमें पता चलेगा कि हमारा जो माइंड है वो कितने प्रकार से काम करता है, हम किस तरह से किसी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ऐसी एक और बुक पढ़ना आप, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छी है। एटॉमिक हैबिट्स भी अच्छी है। ये इतना कुछ खास वो नहीं लगा मेरे को, काम अच्छे करना है भाई, ताकि आगे जाके जब यमराज पूछेंगे कुछ अच्छे करेंगे कि नहीं तो तुम मुस्कुरा के बोल सको कि हाँ करेंगे। ठीक है भाई। स्टॉक्स में आ जाओ सर। स्टॉक्स में क्या होगा? द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो टेक्नोलॉजी। अब आएगा तुम्हारा एग्जांपल सर। स्टॉक्स क्या होगा सर? स्टॉक का मतलब होगा कि हमारे पास सर पोटेंशियल तो है उस रिसोर्स को यूज़ करने का, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं बनी जिसके हम यूज़ कर सकें। जो अभी तुम बोल रहे थे, जैसे पानी है, पानी में हमारे सर 2 मिनरल पाए जाते हैं, एक H2O और O2, यही तो पाया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 चीज़ पाई जाती है ना, तो इसमें से क्या तुम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो अपने पास पानी है, कोई कमी नहीं है पानी की, इसीलिए अच्छा आगे जाके तुम एनोड कैथोड पढ़ोगे तब आगे पता चलेगा तुम्हें। हाँ समझ में आ गया सर? क्या होगा स्टॉक? सर ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आप एक बात सोचो, हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है? 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन चली गई ना एकदम भड़बड़ा जाओगे, है कि नहीं? और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर इसीलिए हमारे पास दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हम दोनों में से दोनों को अलग अलग कर सक रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं बनी जिससे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। बेटा दोनों प्लीज़,
शांति बेटा, दोनों शांति रखो दोनों। बोला करने में किसी बोलता है, फिर सामने से बोलता है अरे अरे भाई की तरफ का भाई। बेटा अगर वीडियो बंद करनी पड़ी तो दोनों को बाहर निकालूंगा, ध्यान रखना। बैठ सकते हो, कोई मैंने थोड़ी मना कर, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। पढ़ना है नहीं है अपने, कल किसी होगा एग्जाम में वो पढ़ना है पढ़ना है। रिजर्व पोटेंशियल समझ में आ गया, डेवलप समझ में आ गया, इसके अलावा तीसरा स्टॉक समझ में आ गया। बैठना है तो अलग अलग बैठ जाओ। अब आवाज़ ना आए। डेवलप्ड और स्टॉक तीन हो गए, आखिरी बचता है सर रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे पास सर उसका स्टॉक भी है, उसके यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, हम आज के ज़माने पे यूज़ कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को देखकर हम आज उसको थोड़ा सा सेव करने के लिए लगे हैं। जैसे पोर्टेबल वाटर, सर हमारे पास पानी बहुत है लेकिन फिर भी हम डैम बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से सेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको किसी प्रकार की कमी ना पड़े। ये आ जाएगा अपने रिजर्व में, कोई परेशानी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे दो हो गए, बायोटिक अबायोटिक। जो लिविंग है वो और जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे दो हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिसे अपन नवीनीकरण और अनवीनीकरण कहते हैं। तो जिसे हम रिन्यू या रिसाइकल कर सके वो रिन्यूएबल, जिसे नहीं कर सके वो नॉन रिन्यूएबल। फिर तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे चार, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। जो हमारा खुद का है वो इंडिविजुअल, जो सोसाइटी का है वो कम्युनिटी, जो नेशनल है राष्ट्र का है वो राष्ट्रीय, जो अंतर्राष्ट्रीय है वो। और फिर आता है लास्ट में सर अपना ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें तुम्हारा आ जाता है पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया, मौज में हो। चलो भाई, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हाँ, ये उसी टाइम का है, उसी टाइम तो जोड़ा था अपन ने स्लाइड्स, थी स्लाइड उस टाइम थी, बाद में करवा दी थी। देखो भाई, फिर आता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब सर हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अपना मध्य प्रदेश जो है और अपना भारत सबसे ऊपर, उसमें किसी भी प्रकार के रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। जितना चाहो उतना मर्जी यूज़ करो और तमाम प्रकार के रिसोर्सेज मिलेंगे आपको। लेकिन उसके बाद भी अगर हम रिसोर्सेज का दुरुपयोग करने लगें या गलत ढंग से यूज़ करने लगें तो हमारे लिए वो बहुत डेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि देखो एक बात हमें पता है कि अगर अपन, हमारे जो सोसाइटी है वो दो प्रकार से चलती है, सबसे ज़्यादा पावर और सबसे ज़्यादा पैसा। दो चीज़ जिस पे है ये समझ लो कि वो खुद को अपने नीचे भगवान मानता है, पक्की बात है। तो खुद सोचो कि जिस पे ज़्यादा पावर या उस पे ज़्यादा पैसा है तो क्या वो अपने ढंग से उस रिसोर्सेज को मैनिपुलेट नहीं कर सकता या अपने ढंग से उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता? वही चलाएगा सरकार, जिस पे ज़्यादा पावर, जिस पे ज़्यादा पैसा, वही सरकार ज़्यादातर वही चलाता है। सिंपल सी बात है। बस आज इस समय पे कुछ कहानी अलग है। हाँ, एक सेंटर है, उसमें ना दुनिया में ब्लैक कलर रख देती है, कोई यूज नहीं कर सकता। यही तो है भाई, सारी मोनोपोली है मेरी। देखो तो होगा क्या कि कई सारे रिसोर्सेज जो है ना वो अपने डिप्लेक्ट होते जा रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से। जिन लोगों को अंधा पैसा कमाना है आंखें बंद करके, वो हमारे रिसोर्सेज को हार्म करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि आजकल पेड़ों की अंधा कटाई करी जा रही है, बहुत ज़्यादा हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। उसकी वजह से उनको तो दिक्कत हो ही नहीं है, हमें भी दिक्कत हो रही है, पेड़ अलग कट रहे हैं। हमें क्या दिक्कत आ रही है सर? ओजोन लेयर अपनी, उसका होल बड़ा होता जा रहा है। इसके अलावा गर्मी देखो कितनी तेज़ होने लगी है आजकल। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जो अपन को परेशानी करेंगी, है ना। तो इससे होगा क्या कि हमें एक बात समझ में आती है कि अगर अपन फॉरेस्ट की अंधा कटाई करेंगे तो सर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। समझ में आ गया? इसीलिए अब फिर मैंने आपको बताया था कि सर सोसाइटी वो है कि जिस पे ज़्यादा पैसा है वही संभालेगा। इसीलिए हम पूरी कोशिश करें कि चाहे हम पे कितनी भी पावर, कितना भी पैसा हो, सर हम अपने अनुसार उसको मैनिपुलेट ना करें। ग्लोबल वार्मिंग तो जानते ही होगे तुम, ओजोन लेयर जानते हो? हाँ,
ओजोन लेयर की केमिकल फॉर्मूला बताओगे? जैसे ऑक्सीजन का O2, ओजोन लेयर का O3 O3। नाम लगा तुक्का पिला था। भाई सर मेरे को पता था, मेरे को आधा पता था, आधा चलो ठीक है, अच्छी बात, मैंने बताया था ना, इसीलिए मैंने बताया भी था। O3। अच्छा तुम लोग, अच्छा ये ओजोन लेयर पता है छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों में भी होता है। आप रेफ्रिजरेटर खोलते हो, फ्रिज, उसमें वो ठंडी ठंडी हवा निकलती है बढ़िया बेहतरीन, वो भी सर ओजोन लेयर का कारण है, जो डिफ्लेक्ट हो रही है ओजोन लेयर। आप एसी की हवा लेते हो, ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन का कारण। और बिल्कुल छोटे से ले लो, शायद लड़के ना समझें, लड़कियां ज़्यादा समझेंगी उसको। आप लोगों ने नेल पेंट लगाया होगा, जैसे ही आप नेल पेंट लगाते हो तो एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है हमें लगाते ही साथ, वो भी एक प्रकार से ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन का काम है। जहाँ जहाँ वो अचानक से जो आपको ठंडापन दिखा रही है वो सब, ये नहीं पता, समझ गए गुरु? चलो भाई आगे बढ़े जाए। फिर आपका सर एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार पानी वानी नहीं है क्या? पानी पिलाओ यार। ये इसको बेटा बताओ जरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है फटाफट से। सर मेरे को हिंदी में बता दो, मैं पूरा बता दूंगा, फिर मेरे को पढ़ के याद है। चिंता नहीं करे, चिंता करें उसके लिए ना, ऐसा विकास जो आगे आने वाले के लिए कोई नुकसान ना करे। उसमें है ना पूरी दुनिया के सारी कंट्री मिलके एक मीटिंग करती है, उसका नाम दिया एजेंडा 21। ऐसा 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 देखो, एजेंडा 21 का नाम दिया, इसमें आप पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपन, एजेंडा 21 नहीं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे ऑफ प्लानिंग ग्रोथ दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज जो रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन हम जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो इतना रिसोर्सेज को यूज ना करें जो हमारी फ्यूचर जनरेशन पे अफेक्ट डाले या फिर हमारी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज कर दे आगे की फ्यूचर जो नीड्स हैं, उसे अपन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको रिजर्व वाले में एग्जांपल दिया था वाटर का, पानी बहुत है, यूज़ करो खूब करो, लेकिन उसके बाद भी हम उसको एक लिमिटेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्सेज पानी ही है, और अगर बाई चांस ये ख़त्म हो गया तो बस टूटा टूटा परिंदा ही हो जाएगा सच्ची में। ठीक है भाई, तो इसीलिए इसे कहेंगे अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए आज से कुछ बचत करते चलेंगे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे माँ बाप बच्चा होते ही साथ सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनने एफडी करवा ली, आरडी करवा ली, धीरे धीरे सेविंग बैंक में पैसा जोड़ रहे हैं, काहे के लिए? बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा, आगे शादी में काम आएगा। तो ये जब जैसे ही बच्चा होता है तो सेविंग स्टार्ट हो जाती है ना, उसी हिसाब से सर हमारी रिसोर्सेज में भी ये सेविंग जब स्टार्ट कर देते हैं वो सस्टेनेबल। हाँ मुझे पता है, बता। बच्चा बीच में मर गया तो बीच में मर गया तो खुद के लिए यूज़ करेंगे दोबारा करके। सर ये आ गया आपका मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वही सेम जितने बार हैशटैग स्टार लगा सको लगा लेना। एजेंडा 21 जिसको या फिर रियो डी जेनेरियो और समिट कहते हो, इस चैप्टर का अभी नहीं टॉपिक एजेंडा 21, ये अहम टॉपिक है, अहम। टॉपिक एजेंडा 21 2022 100 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करना है क्या क्या है ये तो वैसे ही आता था। लेकिन है, शुरू करें। देखो हमारा 1992 में क्या हुआ था सर, एक अर्थ समिट हुई थी जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है सर? ब्राज़ील के अंदर पड़ता है। ये जो अर्थ समिट हुई थी सर, इस अर्थ समिट में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था। इस अर्थ समिट में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने एक साथ क्यों किया था सर? क्योंकि बताओ जल्दी फटाफट से। भाईजान जेब में पैसे ही नहीं है।
देखो सर, हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक हमारे पास इंटरनेशनल मुद्दा था, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने का मुद्दा। हम किस लिए सर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, हम किस लिए इसको पार्टिसिपेट कर रहे थे इस अर्थ समिट में? क्योंकि सर हमारी जो भी इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन चल रही है, इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे ओजोन लेयर, फॉरेस्ट डिप्लेक्शन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे मामलों को कम करने के लिए और सही करने के लिए हम इसमें ये काम कर रहे थे, जिसका रीज़न या फिर जिसका रिजल्ट हुआ सर एजेंडा 21, जिसमें हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स निकाले। देखो दोनों ये चीज़ें एक ही हैं, बस इसमें अर्थ समिट हुई थी और एजेंडा 21 में हमने इसको बोल दिया कि जिसमें प्रिंसिपल्स लगाए हमने रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, जो जो रीजंस और प्रिंसिपल्स आए अपने, बस उसमें आ जाएगा एजेंडा 21। कोई परेशानी आ गया अच्छे से समझ में? हाँ हाँ, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे फिलहाल।